Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to talk about construction and administration of an achievement test. तो achievement test क्या है? जब भी हम स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाते हैं या हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं या फिर उनको कोई चीज सिखा रहे हैं, तो ये चेक करने के लिए कि उनका कितना अचीवमेंट है या उन्होंने क्या सीखा, क्या उनकी लर्निंग है, वो जब हम टेस्ट करने के लिए कोई क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या कोई टेस्ट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि जो अचीवमेंट टेस्ट हम बनाते हैं उसको बनाने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने क्या पढ़ाया है, किस कंटेंट को हमें कवर करना है, सिलेबस में कौन सी यूनिट्स कवर करनी है, कौन से टॉपिक सब टॉपिक्स कवर करने हैं, कितना टाइम लगेगा बच्चे को इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में, मार्क्स डिवीजन कैसा होगा। और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं ढेर सारे, क्रिएट, इवैल्यूएट, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, ये सारे कितने अचीव हुए हैं, कैसे, कौन सा क्वेश्चन क्या टेस्ट करेगा बच्चे की कैपेबिलिटी को, कैसे क्वेश्चंस होंगे, इजी होंगे, टफ होंगे, ये सारी प्लानिंग करते हैं हम और फिर हम क्वेश्चन पेपर या अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। तो टुडेज लेक्चर इज अबाउट all those steps that we follow in constructing an achievement test. An achievement test is basically to find out how much a learner has achieved so far, or when we finish the syllabus or a portion of the syllabus. It may be a unit test, it may be a midterm test, it may be end semester, whatever it is. But when we make a question paper for testing the achievement of learners, whatever is the content coverage, that is known as achievement test. And we are going to talk about all that planning and all those steps that goes in constructing an achievement tests. As teachers, we have to do it quite regularly. So it's very important for all those teacher trainees as well as the working teachers to understand the steps involved in construction of an achievement test. So these are the main steps that are followed while constructing an achievement test. ये सारी steps follow होती है। प्लानिंग होती है टेस्ट की और प्रिपरेशन होती है। ये दोनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि एक तो हमें पता होता है कि कौन से पार्ट ऑफ द सिलेबस में से हमें टेस्ट देना है, प्लस हम कितने क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कितना वेटेज हम किस यूनिट को देंगे, किस डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, ऑल दैट व्हेन वी, और कितने मार्क्स होंगे, ये सारी प्लानिंग हम पहले करते हैं और उसके बाद हम डिजाइन बनाते हैं। सो सेकंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द डिजाइन। ये सब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जब हम प्लानिंग और प्रिपरेशन करते हैं तो हम अलग अलग चीजों को ढूंढ कर उनके हिसाब से टेबल्स बनाते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। जब ये सारे टेबल्स जो अलग अलग तरह की प्लानिंग हम करते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन सी यूनिट में से कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन से ऑब्जेक्टिव्स टेस्ट करने के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, ये सारी प्लानिंग जब अलग अलग हम बॉक्सेस में लिख देते हैं और इन सारे बॉक्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बनाते हैं, दैट इज द ब्लूप्रिंट। इतना होने के बाद हम क्वेश्चंस लिखने शुरू करते हैं। जो हमने प्लानिंग कर ली, जो हमने टेबल्स बना लिए, जो हमने एक फाइनल टेबल बना दिया जिसमें हमने लिख दिया कि इतने क्वेश्चंस होंगे, इस चीज के लिए होंगे, इतने क्वेश्चंस ये टेस्ट करेंगे, इतने क्वेश्चंस इतने मार्क्स के होंगे, इतने इजी क्वेश्चंस होंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, इतने मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, इस सेक्शन को करने में इतना टाइम लगे। जब हमने सारी प्लानिंग कर ली उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लिखना, क्वेश्चंस बनाना उसी के अकॉर्डिंग जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है। फिर हम स्कोरिंग की बनाते हैं जो कि हम जब करेक्ट करते हैं आंसर्स उसके लिए, या मार्किंग स्कीम हम कह सकते हैं कि इतना लिखने पे बच्चे को इतने मार्क्स मिलेंगे, वो सब हम बनाते हैं। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस जो ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है। फिर हम उसको वैलिडेट करते हैं किसी हेड को या जो भी हमारी अथॉरिटी है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उनको हम जरूर दिखाते हैं कंटेंट रिव्यू करने के लिए। उसके बाद पायलटिंग करते हैं, हम एक छोटा सा उसको एडमिनिस्टर करके भी देखते हैं, खुद के स्टूडेंट्स पे नहीं, कुछ अनोनिमस स्टूडेंट्स पर, बाहर के स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं या कुछ टीचर्स पे, अपनी को टीचर्स पे भी हम कर सकते हैं। वो करने के बाद हम उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दी कि ये जो स्टेप्स हैं। अब डिटेल्स में मैं आपको वन बाय वन ये स्टेप्स बताऊंगी। सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो व्हाइल वी आर कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट, एंड वन बाय वन आई विल बी टेकिंग अप द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट. The first step is planning of a test. That is, as I had said,
we keep in our mind all those factors that we have to plan in advance. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं? Objectives from Bloom's taxonomy. So I'm assuming that you all already know what Bloom's taxonomy is. In case you don't know, a brief description of Bloom's taxonomy also I have provided in this presentation. हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम पढ़ाने के लिए या भी उनको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि ब्लूम्स ने दिए थे और बाद में एंडरसन और क्रॉथवेल ने उसको रिवाइज किए थे. सो इन ऑब्जेक्टिव्स जो लर्नर को वो चीजें फुलफिल करनी होती हैं, लर्नर को याद करना आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, उसको क्रिएट करना आना चाहिए और उसको इवैल्यूएट करना आना चाहिए. तो उसको कोई भी चीज पढ़ाने के बाद ये चीजें करनी आई हैं कि नहीं, अलग अलग, ये टेस्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स को किससे रेफर करते हैं? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से. तो हम जब अचीवमेंट टेस्ट बनाएंगे या जब हम पढ़ाएंगे भी, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने बताए ये फुलफिल होने चाहिए लर्नर के. तो उसको भी हमें अचीवमेंट टेस्ट से देखना है कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो हमने टेस्ट लिया है उसमें ये सारी चीजें भी टेस्ट हो रही हैं कि नहीं. अगर हमने कुछ टॉपिक साइंस का पढ़ाया है तो क्या उस टॉपिक में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो ये टेस्ट करेंगे कि उसने अंडरस्टैंड किया कि नहीं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये पार्ट टेस्ट करेंगे कि उसने डिफरेंशिएट करना सीखा कि नहीं, या कुछ क्रिएट करने के लिए देंगे उसी टॉपिक में से या उसी सिलेबस में से. तो ऐसे तरह तरह के क्वेश्चंस, तो हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करना है. पहली प्लानिंग हम ये करेंगे, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हर एक लेवल से हमें क्वेश्चन बनाना है, एटलीस्ट कोशिश करेंगे. फिर हम ये प्लान करते हैं कि कंटेंट क्या है. ये अक्सर हमें मिला होता है ऑलरेडी. द कंटेंट इज ऑफन प्री डिसाइडेड गिवन बाय द सिलेबस दैट इन द मिड टर्म द फर्स्ट 2 units will come in the exam, or more weightage to be given to the last 2 units in the end semester exam or the second midterm exam, whichever is the pattern in any college or any university or any school. So that is deciding weightage given to various content and subtopics. थर्ड इज टाइम डिविजन. कोई एग्जाम 1 hour का हो सकता है, कोई 30 minutes का हो सकता है, कोई 40 minutes का हो सकता है. सो यू हैव टू डिसाइड द क्वेश्चंस एंड द लेंथ, द एक्सपेक्टेड लेंथ एंड द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. आप सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं दे दोगे, लंबे लंबे आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं दे दोगे अगर से 30 minutes का एग्जाम है. सो दैट प्लानिंग ऑल्सो यू हैव टू डू. देन किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको डिसाइड करना है. डिफिकल्टी लेवल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दिए. नॉट ऑल क्वेश्चंस कैन बी वेरी इजी. देयर हैज टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन दैट द टीचर वेल नोज ऑफ difficult, easy and moderate questions. That planning also has to be done. And कितना weightage किसको देना है, किस कंटेंट को. अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बाद के फ्यूचर क्लासेस में भी यूज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव more importance. You can give more questions or give a question with a greater mark distribution from that particular content. तो ये सारी चीजों को हमें प्लान करना पड़ता है जब भी हम अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं. तो ये हम खुद की प्लानिंग कर रहे हैं. अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है क्वेश्चन पेपर बनाना, अभी हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जैसे कि मैंने कहा, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम टेस्ट कर सकते हैं थ्रू अचीवमेंट टेस्ट. तो कोई भी एग्जाम आप बनाएंगे तो ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हैं इनको आपको टेस्ट करना है. अब पहले 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, जो कि बाद में 2001 में रिवाइज होके एंडरसन्स एंड क्रॉथवेल्स टैक्सोनॉमी हो गई. इनमें डिफरेंस इतना ही है कि एक जो है वो हमारा नाउन है और दूसरे हमारे वर्ब्स हैं. तो जो सेकंड वाला पिरामिड है आप उसको फॉलो करिए अब, क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अब पुराना हो चुका है. एंड आई एम अज्यूमिंग कि बीएड के स्टूडेंट्स को जो ये इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एंडरसन्स क्रॉथवेल टैक्सोनॉमी, पेडागोजी में वो पढ़ चुके हैं. बट स्टिल अ क्विक रिविजन. आप सबसे नीचे देखिए रिमेंबर लिखा है. तो बच्चे ने, आप जो भी कंटेंट से आप टेस्ट बना रहे हैं, उस कंटेंट में कितनी याद करने वाली चीजें हैं, उनको आपको टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने होंगे जिससे उनकी मेमोरी टेस्ट हो रही है. ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेमोरी पे हम फोकस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स पे नहीं करते हैं. तो अगर आप सारे क्वेश्चंस रिमेंबर वाले ही दे देंगे, डेट का क्या थी, नाम क्या था, डेफिनेशन क्या थी, तो सिर्फ आप पूरे क्वेश्चन पेपर में मेमोरी ही टेस्ट कर रहे हैं, विच इज पॉइंटलेस. तो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं रिमेंबर के. तो इसको हमने सबसे नीचे रखा हुआ है. आगे जब आप जाएंगे
ऊपर जब आप जाएंगे तो सेकंड वाला है अंडरस्टैंड, तो आप उससे डिफरेंस पूछ सकते हैं, किसी चीज का मीनिंग पूछ सकते हैं, किसी तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन पेपर में रखने हैं ताकि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को पता कर सकें। ये डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो रही है जब आप पिरामिड में ऊपर जा रहे हैं। तो ये क्रॉथवॉल्स जब हम पढ़ाते हैं तो ये पूरा हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड लेवल है अप्लाई, तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देने हैं, किस चीज का कहाँ यूज है, रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इस तरह के क्वेश्चंस दोगे आपके सिलेबस में से, तो ये अप्लाई वाला टेस्ट कर पाओगे कि बच्चा कितना अप्लाई कर सकता है। फिर जब आप फोर्थ लेवल पे जाओगे, एनालिसिस दोगे, कुछ डिफरेंशिएट करने दोगे या कुछ कंक्लूजन निकालने दोगे आप उसको। इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस भी होने चाहिए आपके क्वेश्चन पेपर में कि किस चीज की क्या इफेक्टिवनेस है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इंक्लूड करोगे। और क्रिएट कुछ उसे डायग्राम या कुछ मॉडल या कोई लेसन प्लान या कोई इस तरह का फ्लो चार्ट कुछ बनाने आप दोगे, खुद की क्रिएटिविटी यूज करके वो बनाएगा। कोई सिनेरियो ड्रॉ कर सकता है, कोई सीन ड्रॉ कर सकता है, तो या कुछ बना सकता है, कुछ राइटअप लिख सकता है, कुछ अपने व्यूज दे सकता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव दे सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप दोगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। तो सबसे कम क्रिटिकल थिंकिंग लगती है लास्ट वाला, जो लोअर रिमेंबर वाला लेवल है, तो इसके क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं देने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लगती है क्रिएट की, तो ये भी आपको देनी है। तो ये इसलिए एंडरसन एंड क्रॉथवेल्स टैक्सोनॉमी या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रेफर करते हुए क्वेश्चन पेपर हमेशा बनाइए। आपको सारे लेवल से एटलीस्ट एक क्वेश्चन देना होता है, जरूरी है, क्योंकि बच्चे की सिर्फ आपको मेमोरी ही नहीं टेस्ट करनी है, आपको बच्चे की ऊपर तक के सारे लेवल्स तक आपको टेस्ट करना है। तो ये थोड़ा सा मैंने जानबूझकर इसीलिए बताया है। एक एग्जांपल देख लीजिए, रिमेंबर वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। जब मैं सिंपल पूछ रही हूँ, आई एम ओनली आस्किंग व्हाट्स अबाउट बॉयल्स लॉ, डिफाइन दिस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, ऑल दीस क्वेश्चंस आर ओनली टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड, सो दीज आर रिमेंबर लेवल क्वेश्चंस। The next level is understand. You can ask the difference between two concepts or the meaning of any concept. Then we have analyze. When you are asking for something that requires the child, the learner, to analyze something, to think and give an answer. Apply, when you are using, you are asking for examples in real life. Evaluate, conclusions क्या ड्रॉ कर रहे हो, इफेक्टिवनेस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जब आप देते हो, ये ज्यादा मार्क्स की भी आप डाल सकते हो। क्रिएट आप बहुत मार्क्स के दे सकते हो, इसमें आप कुछ डायग्राम या लेसन प्लान जैसे कि मैंने बताया। सो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी एंड क्रिएट मोर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स। तो ये आपको प्लान करना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सिलेबस को देख के कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, मुझे सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस मैं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ताकि ये सारी चीजें टेस्ट हो जाए। सो स्टेप 1 इज प्लानिंग। फिर से मैं बता दूं, वापस आ रही हूँ उस पर, क्योंकि ये मैंने सिर्फ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लिए आप ब्रेक लिया था। सो प्लानिंग ऑफ अ टेक्स्ट, यू प्लान द ऑब्जेक्टिव्स एंड देन कंटेंट। कंटेंट तो आपको पता ही होता है किसमें से आपको देना है। फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुकी हूँ, तो अब मैं सेकंड यूनिट से दूंगी या सेकंड थर्ड यूनिट से दूंगी, दैट इज डिसाइडेड, प्रीटी मच डिसाइडेड। टाइम डिविजन, ये आपको डिवाइड ढंग से करना है, ऐसा ना हो कि बहुत लेंदी पेपर हो जाए या बहुत जल्दी खत्म हो जाए, स्टूडेंट्स बैठे हैं आइडियल। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स डिविजन्स, डिफिकल्टी लेवल, वेटेज ऑफ कंटेंट। तो देखते हैं, ये प्लानिंग हमने पहले ये सब डिसाइड कर लिया। फिर हमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन फॉर टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हमने चीजों की बात की, कंटेंट, डिफिकल्टी लेवल, ऑब्जेक्टिव्स, इनके लिए अलग अलग टेबल्स बनाएंगे हम। तो पहला टेबल बनता है ऑब्जेक्टिव्स के साथ। हमने डिसाइड किया कि ये सारे लेवल्स में से जो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, अभी हमने क्रॉथवेल की, एंडरसन और क्रॉथवेल की जो टैक्सोनॉमी बताई, इन सारे लेवल्स के लिए हम कितने क्वेश्चंस देंगे। हो सकता है रिमेम्बरिंग के, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस डाले हैं 5-5 नंबर के या 2-2 नंबर के या हाफ नंबर के, ये आपकी मर्जी, यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो वो हम उस कॉलम में लिखते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के अगर हमने 1 रखा है या 2 रखे हैं, अप्लाइंग के हमने 3 रखे हैं, जो भी हमारी मर्जी है वो हम इसमें लिखेंगे और टोटल मार्क्स हम राइट साइड में लिखते रहेंगे। जो नीचे टोटल मार्क्स लिखा है उसमें पूरे क्वेश्चन पेपर के मार्क्स हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है एज अ टीचर ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स, किस लेवल को टेस्ट करने के लिए कितने और कौन से क्वेश्चंस। सेकेंड, हम डिसाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। यूनिट 1 से इतने क्वेश्चंस हैं, 5-5 नंबर के, हो सकता है एक 5 का हो, एक 3 हो, तो 5 + 3 8 भी हो सकता है। इस तरह से सारी कॉलम्स हमको भरते जाना है कि यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन,
यूनिट 2 से एक क्वेश्चन, यूनिट 3 4 से 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, उन सब की मार्क्स का टोटल कॉलम में भरते जाएंगे और नीचे टोटल मार्क्स पूरे क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट इज फॉर्म एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये भी हमें डिसाइड करना है पहले से कि कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, खाली 3 के 5-5 नंबर रखे हैं, 15 हो सकता है आप 1.5 मार्क्स का रखो, हाफ मार्क्स का रखो, तो आप अकॉर्डिंगली। टाइम डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए 10 मिनट में खत्म कर लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेट होता है लेकिन आपको फिर भी देना है। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी कर ले इससे भी, बट फिर भी एज अ टीचर आपको टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। एक अंदाज से आप देते हो कि सेक्शन ए इतनी देर में बच्चा कर लेगा, सेक्शन बी इतने में कर लेगा, तो वो आपको डिवीजन भी दिखाना होता है। तो हम अलग अलग टेबल्स बना रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल में अपने क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे जैसे मैंने 3 इजी क्वेश्चन है, 7 मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब बीच के क्वेश्चन है, ना ज्यादा टफ ना इजी, और लास्ट वाले 4 मैंने डिफिकल्ट रखे हैं। उनके मार्क्स भी हम लिख देंगे प्लस करके, जैसे 3 इजी क्वेश्चन है, एक 1 मार्क का है, एक 5 का है, एक 5 का है, इस तरह से टोटल मार्क्स हम लिखते जाएंगे। तो हमने ये सारे डिसाइड कर। इसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। तो इससे पहले हमने जितनी भी छोटे छोटे टेबल्स बनाए थे उन सब को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारा ये एक ब्लूप्रिंट बनकर आएगा, जिसमें आप ऊपर देखिए सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उसके नीचे हमने लिखे हुए हैं फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। हर एक ऑब्जेक्टिव में हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं। जैसे नॉलेज वाला जो है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो कर रहा है, इसको आप एंडरसन भी बना सकते हैं। जैसे रिमेम्बरिंग, नॉलेज की जगह रिमेम्बरिंग लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ये सब जो भी जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हर एक ऑब्जेक्टिव के नीचे मैंने 3 कॉलम्स यहाँ पे बनाई हैं। तो नॉलेज के अंडर आपके तीनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, और लेफ्ट हैंड साइड पे सब टॉपिक्स हो गए। तो आप ये देखिए सब टॉपिक 1 में नॉलेज पार्ट के लिए इन्होंने दो क्वेश्चंस दिए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हैं 2-2 मार्क्स के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके मार्क्स, और कौन से में है वो, ऑब्जेक्टिव में, नॉलेज में। इन्होंने यूनिट 1 से नॉलेज के अंडर शॉर्ट आंसर कोई नहीं दिया है, ऐसे टाइप कोई नहीं दिया है। इन्होंने यूनिट 1 में आप देखिए एप्लीकेशन के अंडर इन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के, और इन्होंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एक ही दिया है 3 मार्क्स का। तो इस तरह से मार्क्स का टोटल साइड में आता जा रहा है 15, 18, 25। अब देखिए सब टॉपिक 2 में देखिए आप, इन्होंने जो सेकेंड यूनिट है या सब टॉपिक 2 है, व्हाटएवर इट इज, उसमें नॉलेज के इन्होंने कितने क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हैं 1-1 मार्क्स के। इन्होंने कोई शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन का यूनिट 2 से इन्होंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं, और फिर इन्होंने एनालिसिस का 2 क्वेश्चंस दिए हैं 4-4 मार्क्स। इस तरह से मार्क्स का इन्होंने एडिशन करा है, डिविजन करा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी आ गए, यूनिट या कंटेंट भी आ गया, हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, और मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पे इन्होंने टाइम को नहीं दिया है, आप टाइम के लिए कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो क्या क्या यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे कंटेंट आ गया है हमारा, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, क्योंकि यूनिट्स दिए हैं तो कंटेंट आ गया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऊपर जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, ऐसे ये भी आ गया, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं वो हमने भर दिया है, और साइड में टोटल मार्क्स आके नीचे सारा टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर आ गए। इसमें आप टाइम के भी एक कॉलम डाल सकते हो, क्योंकि यूजुअली टाइम नहीं डालते हैं, बट मी एज अ टीचर आई ऑलवेज प्रेफर राइटिंग टाइम। तो ये टोटल ब्लूप्रिंट बन गया, जितने भी पहले के हमारे जो टेबल्स थे उनका कॉम्बिनेशन। तो यहां तक हमने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, हमने सिर्फ प्लानिंग और प्रिपरेशन की है और ब्लूप्रिंट बनाया है। तो हमारा ब्लूप्रिंट बनने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को लिखना। अभी तक हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे टेबल्स बनाए, वी मेड सेपरेट टेबल्स फॉर कंटेंट, फॉर फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, फॉर मार्क्स डिवीजन, टाइम डिवीजन, but we did not, and we also made a final blueprint, but we did not start writing the questions yet. Till now we were only doing the planning and preparation. तो अब तक हम सिर्फ प्लानिंग और प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे अलग अलग टेबल्स बनाए और हम उन सबको मिला के ब्लूप्रिंट बना दिए। अब हम क्वेश्चंस लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया कि कंटेंट क्या है,
कितने टाइप के इजी क्वेश्चंस है, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, कौन से छोटे क्वेश्चंस होंगे, कौन से बड़े क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सब हमने डिसाइड कर लिया। अब हम क्वेश्चंस लिखना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम, डिफिकल्टी। हम हमेशा सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस अवॉइड करेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं कि अगर हम कुछ पूछ रहे हैं उसी में हमने अपना जवाब दे दिया। Do you think it is good to use this kind of vegetable? Or do you think this is rich in vitamin A? अगर हमने पहले ही बता दिया उसको कि विटामिन ए में वो रिच है तो वो yes और no देगा, तो ये किस तरह का सवाल है? So you have to avoid giving the answer in your question. आप अपनी बायस, अपनी लाइकिंग, आप चाहते हो कि बच्चे ये आंसर दें। What do you think about something की जगह आप बोलो this is not good. What do you think? तो मतलब आप पहले ही उनको बता रहे हो कि कोई चीज अच्छी नहीं है। So you have to avoid leading questions. आपको neutral questions पूछने हैं. What is your opinion? What is this? What is the effectiveness? What is the use? This is how you are going to ask questions. आप bias अपनी thinking नहीं लाओगे, अपनी liking, disliking को side में रखिए। अगर humanities का पेपर है या किसी भी ऐसे subject का पेपर है, तो आपको objective रहना है, neutral रहना है। आपको खाली memory based questions, जैसे कि मैंने कहा था, जो सबसे नीचे वाला लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, सिर्फ वही नहीं पूछना है। आपको एनालिसिस करनी आती है कि नहीं, इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस दोगे, क्रिएट लेवल का क्वेश्चन दोगे आप बच्चे को, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इंस्ट्रक्शंस भी लिखोगे कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अगर कोई चॉइस है या कितने मार्क्स के हैं क्वेश्चंस, ये इंस्ट्रक्शंस जरूर आप डिसाइड करते हो। तो अब आपने एक्चुअली क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू किया है। अब तक आप सिर्फ प्लान और प्रिपरेशन कर रहे थे। स्कोरिंग की बहुत सिंपल सी चीज है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं वो सिर्फ चेकिंग करने के लिए होती है कि अगर आप किसी को दे दो, कोई दूसरा टीचर भी आपके आराम से उसको चेक कर सकता है अगर कंटेंट नॉलेज है तो। इट इज जस्ट द क्वेश्चन एंड मार्क्स जो बन गया है क्वेश्चन पेपर, उसकी सिर्फ एक टेबल आप बना रहे हो, उसमें कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है इसमें। अब जो ब्लूप्रिंट आपने बनाया था उसमें आप याद करो, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे यूनिट्स लिखे थे। यूनिट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी सेम चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से, वहां पे हम यूनिट के हिसाब से कर रहे थे। एक यूनिट में से कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कितने ऐसे टाइप क्वेश्चन है, कौन सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स है, ये हमने यूनिट वाइज लिखा था। जो हमारी फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 लिखा है, वहां पे यूनिट लिखा था। तो ब्लूप्रिंट पूरे यूनिट के हिसाब से था। उसी चीज को जब हम एक एक क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, क्वेश्चन पेपर तो बन गया हमारा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, ये हमारा बन गया। अब एक एक क्वेश्चन को जब हम अलग अलग देखते हैं कि सपोज पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव का है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल उसका मीडियम है, 5 नंबर का है, और ये 5 मिनट में कर लेगा, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है आपने लॉन्ग दे दिया हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी बना रहे हैं। तो वहां पे जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया था वो हमने क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले बनाया था, और वो यूनिट वाइज था। पूरे यूनिट को कवर करते हुए हमने क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे वो ब्लूप्रिंट था। अब जब क्वेश्चन पेपर बन गया तो एक एक क्वेश्चन किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो जब हम बताते हैं तो वो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होती है। ठीक है, तो ये भी कई बार टीचर्स करते हैं। Sometimes teachers avoid doing this, but it is also giving a very good analysis to our question paper. कि question 1, question 2 जब हमने सारी प्लानिंग के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने क्वेश्चन पेपर बना लिया, तब एक एक क्वेश्चन को जब हम एनालाइज करते हैं कि वो किस डिफिकल्टी लेवल पे है, कितने मार्क्स का है, कितना टाइम लगेगा, कौन से लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो वो होता है क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, जैसे कि इस टेबल पे मैंने किया हुआ है। अब क्वेश्चन पेपर बन गया, क्या क्या स्टेप्स हमने कर लिए, हमने प्लानिंग कर ली, हमने डिफरेंट टेबल्स बना लिए, उसके बाद हमने टेबल्स को कंबाइन करके ब्लूप्रिंट बना दिया, फिर हमने क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू कर दिया, फिर हमने स्कोरिंग की बनाई, और फिर हमने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कर ली। अब हमारा क्वेश्चन पेपर रेडी है, हम जाएंगे अपने हेड को या अपने किसी और टीचर को हम वैलिडेट कराएंगे, मतलब हम अपना कंटेंट जरूर दिखाते हैं किसी और एक्सपर्ट को, ताकि हमारी खुद की बायस गलती से भी कई बार आ जाती है, तो दूसरे को दिखाना हमेशा अच्छा रहता है। ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो वो अपने सजेशंस अगर देता है कि इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, उसके बाद, एंड इट इज ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सेकंड ओपिनियन ऑन योर वर्क। इसमें कोई गलत बात नहीं है, अपनी खुद की बायस कई बार गलती से आ जाती है,
So जब आप अपने काम को किसी और को सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि वो एक अलग पर्सपेक्टिव आपको बताए, तो that's always making it more valid. So that is an important step. You can go that. Once you get a nod from the head, or you can pilot it. मतलब आप ट्राई करके देख सकते हो, अपने बच्चों पर नहीं, अपने स्टूडेंट्स पर नहीं, क्योंकि उनको तो क्वेश्चन पेपर पता चल जाएगा, किसी और कॉलेज के 4-5 बच्चों पे या 15 बच्चों पर आप टेस्ट करके देख सकते हो कि क्या रिजल्ट्स आ रहा है। आपको टेस्ट करके पता लग जाएगा। ये पायलट है, मतलब जस्ट एक प्री टेस्ट है। आपकी खुद के स्टूडेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए, या आप किसी और सेटिंग में कर सकते हो, या अपने ग्रुप में कर सकते हो, अपने घर पे कर। पायलट इसलिए किया जाता है देखने के लिए कि टाइम तो बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट तो नहीं हो जा रहा है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बहुत इजी तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, क्या इरेलीवेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसलिए पायलट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पायलट करें, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप पायलट कर रहे हैं तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर इंप्रूव हो जाता है। Then you administer. Once all these steps have completed, you simply administered, मतलब आप टेस्ट बच्चों का ले लेते हो। तो ये सारी steps आप फॉलो करते हो when you are constructing an achievement test. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि गंदा सा क्वेश्चन पेपर ना बन जाए। जो क्वेश्चन पेपर बने वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बने। किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया। सो एज टीचर्स, जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएं, चाहे आप मिड टर्म का बनाएं या फाइनल एग्जाम का बनाएं, एंड टर्म का बनाएं या छोटा सा यूनिट टेस्ट ही क्यों ना लें, ट्राई कीपिंग दीज स्टेप्स ऑन योर माइंड एंड ऑल दीज फैक्टर्स ऑन योर माइंड। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से बच्चों के अचीवमेंट को टेस्ट कर पाएगा। अचीवमेंट जो है वो सिर्फ यही नहीं होता कि बच्चे ने याद कितना किया है। रिमेंबर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिर्फ नीचे का लेवल है रिमेम्बरिंग, आपको ऊपर के लेवल को भी मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है। So that's how a proper achievement test is constructed. So that's all for today. Thank you. Stay connected.